कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने वेट लिफ्टिंग में 3 गोल्ड मेडल सहित कुल मिलाकर 10 पदक जीते हैं। ये एक ऐसा खेल है जिसमें कमर तोड़ मेहनत से ही कामयाबी मिल सकती है। जिन भारतीय वेट लिफ्टर्स ने इस बार पदक जीते उनमें से ज्यादातर गरीब और वंचित परिवारों से आते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में पंजाब की रहने वाली हरजिंदर कौर ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। हरजिंदर का परिवार एक कमरे के छोटे से घर में रहता है और उनके पिता खेतों में मजदूरी करते हैं। हरजिंदर खुद पशुओं के लिए चारा काटने की मशीन चलाती रही हैं और इसी वजह से उनके हाथ इतने मजबूत हो गए कि उन्होंने स्नैच यानी एक ही बार में कंधे पर भार लेकर 93 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क यानी पहले भार उठाकर सीने तक लाना और फिर उसे पूरा उठाना, इस तरीके से उन्होंने 119 किलोग्राम का वजन उठाया और कुल 212 किलोग्राम वजन उठाकर 71 किलोग्राम वेट श्रेणी में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। ऐसी ही कहानी अंचिता शिवली की है। सिर्फ 20 वर्ष की अंचिता ने 313 किलोग्राम वजन उठाकर गोल्ड मेडल जीता है और उनके पिता रिक्शा चलाते थे। अंचिता जब 10 वर्ष की थी तब उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। अंचिता जब 10 वर्ष के थे, माफ कीजिएगा, और तब उनके पिता की मृत्यु हो गई थी और अंचिता, उनकी मां और भाई अपना परिवार चलाने के लिए कढ़ाई का काम करने लगे। जिंदगी के संघर्ष के बीच अंचिता ने 2015 में जूनियर स्तर पर पदक जीता, जिसके बाद उनकी तकदीर बदल गई और फिर उन्होंने वर्ष 2018 में एशियाई युवा चैंपियनशिप भी जीती और अब कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतकर यह साबित किया कि अगर मन में लगन हो तो बड़ी से बड़ी कठिनाई भी आपकी कामयाबी का रास्ता रोक नहीं सकती। अंचिता की तरह ही ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली वेटलिफ्टर गुरु राजा पुजारी के पिता ट्रक चलाते थे और सिल्वर मेडलिस्ट संकेत सरगर के पिता पान और चाय की दुकान चलाते थे। बचपन में खुद संकेत भी अपने पिता की दुकान पर ही काम किया करते थे। अब तीसरा सूत्र, दर्द पर जीत हासिल करना, खून पसीना बहाना और दर्द सहना, ये ऐसे गुण हैं जो किसी भी पेशेवर वेटलिफ्टर की कामयाबी के सफर में उसके साथ चलते हैं और इस बार 2 वेटलिफ्टर्स ने अपने दर्द को हराकर मेडल जीते हैं। मिजोरम के जेरेमी लाल रेनुंगा ने गोल्ड मेडल जीता और वो सिर्फ 19 वर्ष के हैं। उन्होंने कुल मिलाकर 300 किलोग्राम वजन उठाकर नया रिकॉर्ड बनाया। मुकाबले के दौरान जेरेमी क्लीन एंड जर्क राउंड में 2 मौकों पर चोट खा बैठे। उस दौरान जेरेमी आखिरी राउंड में कुछ लड़खड़ाए भी और उन्हें दर्द भी काफी हुआ, लेकिन इसके बाद वो रिकॉर्ड वजन उठाने में कामयाब रहे और उन्होंने देश के लिए गोल्ड मेडल जीत लिया। ऐसे ही जूडो में सिल्वर मेडल जीतने वाली सुशीला देवी ने भी अपने दर्द को अपनी कमजोरी बनाने की बजाय ताकत बनाया। 2018 में वो हैमस्ट्रिंग की चोट से संघर्ष कर रही थी। उन्हें 7 महीने तक खेल से दूर रहना पड़ा। इसके बाद उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में वापसी की लेकिन मेडल नहीं जीत पाई। लेकिन अब सिल्वर मेडल जीतकर उन्होंने दिखा दिया कि दर्द के आगे जीत है। हमारे मेडल विजेताओं की तरफ से एक बड़ा सबक यह भी है कि हमें धैर्य नहीं खोना चाहिए, क्योंकि जब तक सब खत्म ना हो जाए तब तक कुछ खत्म नहीं होता। जीत की गुंजाइश बनी रहती है और मौका हमेशा आपके सामने बना रहता है। ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले हाई जंपर तेजस्विन शंकर की उपलब्धि ने हमें सिखाया कि कामयाबी के लिए धैर्य बनाए रखना कितना आवश्यक है। हाई जंप में भारत के लिए नेशनल रिकॉर्ड बनाने वाले तेजस्विन शंकर को शुरुआत में गेम्स के लिए भारतीय एथलेटिक्स टीम में शामिल ही नहीं किया गया था। कोई जगह उन्हें दी नहीं गई क्योंकि उन्होंने एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी AFI के क्वालिफाइंग इवेंट में हिस्सा नहीं लिया था। लेकिन अमेरिका में कैंसस यूनिवर्सिटी के इवेंट में उन्होंने AFI द्वारा तय किए गए मार्क को हासिल कर लिया। इसके बाद तेजस्विन दिल्ली हाईकोर्ट गए, यानी उन्होंने कानूनी लड़ाई लड़ी और यहां से दिल्ली हाईकोर्ट ने AFI और भारतीय ओलंपिक संघ को निर्देश दिया कि उन्हें टीम में शामिल किया जाए। कोर्ट का आदेश मानने के बाद भी समस्या यहां खत्म नहीं हुई, क्योंकि गेम्स की आयोजन समिति ने पहली बार में भारतीय ओलंपिक संघ के आग्रह को ठुकरा दिया। हालांकि आखिरी वक्त में उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया और इसके बाद फिर वीजा का मसला फंस गया। वीजा मिलने में बड़ी दिक्कत हुई और देर हुई और आखिरकार 31 अगस्त के बाद ही वो किसी तरीके से बर्मिंघम पहुंच पाए। 31 जुलाई के बाद 23 साल के तेजस्विन ने इस दौरान धैर्य से काम लिया और कमाल देखी कि उन्होंने फाइनल में 2.22 मीटर की अपनी सबसे ऊंची कूद लगाई और भारत के लिए इस इवेंट में पहला मेडल जीतकर उन्होंने इतिहास भी रच दिया। भारतीय खिलाड़ियों ने देश को निराश नहीं किया और वो इस बार खाली हाथ देश नहीं लौट रहे हैं। पुरुष हॉकी टीम ने आज सिल्वर मेडल हासिल किया। पिछली कॉमनवेल्थ खेलों में
पुरुष टीम ने कोई मेडल नहीं जीता था, लेकिन इस बार भारतीय टीम जीत के इरादे से ही हर मैच में उतरी और शानदार प्रदर्शन करते हुए उन्होंने फाइनल में खेला। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के साथ हुए मैच में वो 0-7 से हार गए, लेकिन सिल्वर मेडल भी अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। इसी तरह महिला हॉकी टीम ने भी ब्रॉन्ज मेडल जीतकर भारत का नाम रोशन किया है और महिला हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज के लिए खेले जा रहे मैच में 2-1 से न्यूजीलैंड की टीम को हराया और महिला हॉकी टीम ने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के हाथों मिली हार का दुख नहीं मनाया, बल्कि ब्रॉन्ज के लिए एक नई ऊर्जा के साथ, नए उत्साह के साथ वो फिर से मैदान में उतरे और पिछली हार को भुलाकर जिस अंदाज में हमारी टीम ने मैच खेला, उसने दर्शकों में भी एक नया जोश भर दिया और बाद में इसी उत्साह के साथ टीम ने जश्न भी मनाया। देखा होगा इस बार हमारे खिलाड़ियों में एक अलग ही तरह का आत्मविश्वास है, अलग ही तरह का कॉन्फिडेंस है। इस बार के कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने एक ऐसे खेल में, एक ऐसे इवेंट में मेडल जीता जिसमें इससे पहले केवल केनिया के खिलाड़ियों का ही दबदबा माना जाता था। 3000 मीटर की स्टीपल चेज में अविनाश साबले ने भारत को सिल्वर मेडल जिताया है और यह ऐसा मेडल था जिसकी शायद किसी ने उम्मीद नहीं की थी। भारतीय सेना में नायब सूबेदार अविनाश साबले की यह जीत भारत के लिए एक बहुत बड़ी खुशी और गौरव का विषय है। इस जीत ने कॉमनवेल्थ गेम्स में हर देश को हैरान कर दिया। यह जीत खास क्यों है, इसे समझने के लिए पहले आपको हम ये मेडल टैली दिखाते हैं। केनिया के अब्राहिम किबीवॉट ने गोल्ड मेडल जीता, भारत के अविनाश साबले ने सिल्वर और केनिया के ही अमोस सेरम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। यानी जो टॉप 3 लोग हैं, 3 जो खिलाड़ी हैं, उनमें से 2 केनिया के हैं। इससे पहले तीनों ही केनिया के हुआ करते थे। अविनाश साबले की इस जीत ने 3000 मीटर के स्टीपल चेज में केनिया का एक छत्र राज समाप्त कर दिया और आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले 6 कॉमनवेल्थ गेम्स में इस खेल में केनिया के खिलाड़ियों का ही दबदबा रहा है। वर्ष 1998 से लेकर 2018 तक इस खेल में केनिया ने पोडियम क्लीन स्वीप किया है। पोडियम क्लीन स्वीप का मतलब होता है तीनों मेडल्स यानी गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज केनिया के खिलाड़ियों ने ही जीते। यानी जीत के बाद पोडियम पर सिर्फ केनिया के खिलाड़ी ही नजर आते थे। लेकिन इस बार केनिया के खिलाड़ियों की इस अनोखी परंपरा को हमारे देश के अविनाश साबले ने तोड़कर सिल्वर मेडल हासिल किया। इसलिए अविनाश साबले की यह जीत बहुत खास है, बहुत स्पेशल है। केनिया के खिलाड़ियों को इस खेल में न सिर्फ उन्होंने चुनौती दी, बल्कि उनसे मेडल छीन कर दिखाया। तो अविनाश साबले ने इस जीत के साथ ही अपना खुद का रिकॉर्ड तोड़ दिया और इस रेस को अविनाश ने पिछले साल पटियाला में 8 मिनट 20 सेकंड में पूरा करके नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया था। इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स में अविनाश ने यह रेस 8 मिनट और 11 सेकंड में पूरा करके सिल्वर मेडल जीता, जबकि जो विजेता था जिसने गोल्ड मेडल जीता उसने भी 8 मिनट और 11 सेकंड में ही इस रेस को पूरा किया है। तो आप समझ सकते हैं अगर 2-3 सेकंड अविनाश को और मिल जाते तो शायद वो गोल्ड मेडल भी जीत लेते। इसी तरह से उन्होंने अपना ही बेस्ट परफॉर्मेंस देकर नया नेशनल रिकॉर्ड भी बनाया है। अविनाश ने अपने एक इंटरव्यू में एक बार कहा था कि नेशनल रिकॉर्ड तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। अक्सर इस तरह के बयानों को खिलाड़ियों के बड़बोलेपन का या ओवर कॉन्फिडेंस की तरह देखा जाता है, लेकिन असलियत में यह ही अविनाश का आत्मविश्वास था। अविनाश अब तक 8 बार अपने ही बनाए हुए नेशनल रिकॉर्ड को तोड़ चुके हैं। वर्ष 2018 में उन्होंने स्टीपल चेज में ही 8 मिनट और 29 सेकंड का नेशनल रिकॉर्ड बनाया। इसके बाद वो लगातार इसमें सुधार करते हुए चले गए और अब उन्होंने 8 मिनट और 11 सेकंड में इस रेस को पूरा किया है। अपनी क्षमताओं को एक कदम और आगे ले जाने की आदत ने आज अविनाश को ऐतिहासिक जीत दिलाई है। ये आदत हर उस इंसान में होनी चाहिए जो छोटी सफलताओं से खुश होकर आगे बढ़ने की कोशिशें बंद कर देता है। और अगर अविनाश भी एक नेशनल रिकॉर्ड बनाकर परिश्रम करना बंद कर देते, इसी से खुश हो जाते, तो आज कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल नहीं जीत पाते। और अगर आपने इस पूरी रेस को देखा हो तो लंबे समय तक अविनाश चौथे नंबर पर चल रहे थे, लेकिन वो जो 3 केनिया के जो लोग थे, खिलाड़ी जो थे, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि यही जीतेंगे, शुरू के तीनों मेडल ये ले जाएंगे, वो उनके साथ लगातार चिपके रहे और वो जानते थे कि वो एक रणनीति के तहत ये कर रहे हैं। और फिर उन्होंने आखिर में कैसे उनको पीछे छोड़ा, बाकी के जो 2 केनिया के जो लोग थे उन्हें उन्होंने पीछे छोड़ा और फिर सिल्वर मेडल हासिल कर लिया। ये अपने आप में एक सीखने वाली बात है। और जो दिलचस्प बात यह है कि जब ये रेस शुरू हो रही थी, तो रेस जब शुरू होती है तो जो कमेंटेटर्स होते हैं वो जितने भी रेस में शामिल खिलाड़ी होते हैं सबसे परिचय कराते हैं दर्शकों का। जो बड़ा खिलाड़ी होता है
उसके परिचय में थोड़ा ज़्यादा समय लगाते हैं, उसके बारे में ज़्यादा बोलते हैं, और जिन खिलाड़ियों को वो कोई ज़्यादा महत्व नहीं देते उनको बिल्कुल समय नहीं दिया जाता। उनका नाम बताते हैं कि ये अविनाश हैं और ये भारत से हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो अविनाश का जब परिचय हुआ इस रेस की शुरुआत में तो ऐसा ही हुआ। उन्हें अविनाश में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उन्होंने अविनाश का नाम लिया, अविनाश साबले हैं, ये इंडिया के एथलीट हैं और इन्होंने नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा है, बस इतना कह के और वो आगे बढ़ गए। लेकिन वो शायद अविनाश की इस प्रतिभा को और अविनाश के अंदर जो आग जल रही थी उस समय, उसे वो पहचान नहीं पाए। अविनाश की जीत को देखकर लगता है कि वो न जाने कब से प्रैक्टिस कर रहे थे, कब से इस दिन की तैयारी कर रहे थे। लेकिन सच्चाई है कि 2017 से पहले वो इस खेल में थे ही नहीं। वर्ष 2015 में भारतीय सेना में शामिल होने के बाद वो सेना के एथलीट प्रोग्राम का हिस्सा बने। वर्ष 2017 से पहले अविनाश क्रॉस कंट्री रेस में हिस्सा लिया करते थे, लेकिन उनके कोच ने उन्हें स्टीपल चेज में हिस्सा लेने के लिए कहा और उसी के लिए फिर उनकी कोचिंग की, तैयार किया उनको। स्टीपल चेज सामान्य रेस नहीं होती। असल में ये जो रेस है ये आपके जीवन की तरह ही होती है। ये एक तरह की बाधाओं वाली दौड़ होती है। जैसे आपके जीवन में लगातार बाधाएं आती हैं, हर रोज बाधाएं आती हैं, ऐसी ही ये रेस है। बाधाओं वाली इस दौड़ में भी बाधाएं भी दो तरह की होती हैं। एक में बाधाओं के तौर पर बैरियर्स लगाए जाते हैं जिसे खिलाड़ियों को कूदकर पार करना होता है, जबकि स्टीपल चेज में बैरियर्स के अलावा पानी में भी कूदना पड़ता है, इसलिए दो तरह की बाधाएं होती हैं। उसके बाद वो लगातार अपने ही रिकॉर्ड को नया रिकॉर्ड बनाते चले गए और अविनाश महाराष्ट्र के एक साधारण से किसान परिवार से आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भारत का प्रदर्शन पिछले कुछ वर्षों में बहुत तेजी से सुधरा है और इसके पीछे बड़ा कारण यह है कि सरकार अब अपने खिलाड़ियों के ट्रेनिंग और उनकी सुविधाओं पर बहुत जोर दे रही है। इससे पहले ट्रेनिंग नहीं मिलती थी, सुविधाएं नहीं मिलती थी। खासकर ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों में भारत का प्रदर्शन सुधारने के लिए सरकार ने सितंबर 2014 में एक नई योजना शुरू की थी। इस योजना का नाम था टारगेटेड ओलंपिक पोडियम स्कीम। इसे टॉप्स कहा जाता है और इसमें दो तरह के ग्रुप बनाए गए। कोर ग्रुप में मुख्य खिलाड़ी रखे गए जिन्हें हर महीने 50,000 रुपए दिए जाते हैं। इसके अलावा डेवलपमेंट ग्रुप बनाया गया एक और, जिसमें उन खिलाड़ियों को रखा गया जिन्हें हर महीने 25,000 रुपए की सहायता दी जाती है। फिलहाल भारत में कोर ग्रुप में 162 एथलीट हैं और हॉकी टीम के जो खिलाड़ी हैं वो भी हैं, जबकि डेवलपमेंट ग्रुप में 254 एथलीट्स शामिल किए गए हैं। और इस योजना के तहत खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय ट्रेनिंग दी जाती है। जरूरत के मुताबिक खिलाड़ियों को फिजियोथेरेपिस्ट मुहैया कराए जाते हैं, फिजिकल ट्रेनर्स, कोचेस दिए जाते हैं। यह योजना भारतीय खेलों के लिए एक बहुत बड़ी गेम चेंजर साबित हुई है। आपने गौर किया होगा कि कॉमनवेल्थ गेम्स में अमेरिका, रशिया, जापान और चीन जैसे देशों के खिलाड़ी शामिल नहीं होते और इसकी वजह यह है कि कॉमनवेल्थ गेम्स में वही देश शामिल होते हैं जो कभी ना कभी ब्रिटिश उपनिवेश का हिस्सा रहे हैं। तो अब आपको बताते हैं कि कॉमनवेल्थ गेम्स क्या होते हैं और कॉमनवेल्थ का मतलब क्या है। कॉमनवेल्थ का शाब्दिक मतलब है तमाम उपनिवेशों की साझा संपत्ति। वर्ष 1931 में उन देशों का एक संगठन बना जो ब्रिटेन के उपनिवेश थे। इन्हें कॉमनवेल्थ कहा गया। ब्रिटेन ने इस संगठन का निर्माण अपने उपनिवेशों में विकास के लिए किया था, लेकिन इसका एजेंडा सिर्फ विकास नहीं था, बल्कि इस पर ब्रिटेन की विस्तारवादी और सामंती मानसिकता की छाप थी। ब्रिटेन की महारानी आज भी कॉमनवेल्थ की प्रमुख है और आज इस कॉमनवेल्थ समूह में 53 देश शामिल हैं, 53 कंट्रीज। बहुत कम लोगों को इस बात की जानकारी होगी कि ब्रिटेन की महारानी आज भी आधिकारिक रूप से 16 देशों की महारानी और हेड ऑफ स्टेट यानी राष्ट्राध्यक्ष मानी जाती हैं। इनमें से 3 सबसे जो प्रमुख देश हैं वो हैं कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। आजादी के आंदोलन में हमारे देश के बहुत सारे नेताओं ने यह कहा था कि आजादी के बाद भारत कॉमनवेल्थ देशों का सदस्य नहीं रहेगा, क्योंकि भारत की संस्कृति न तो साम्राज्यवाद और न ही विस्तारवाद पर भरोसा करती है और न ही इसका समर्थन करती है। आजादी के बाद कूटनीतिक मजबूरियों की वजह से भारत ने कॉमनवेल्थ का सदस्य होना स्वीकार कर लिया।